अरे भैया बहनों, मेरा माधव प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर किशनगंज। आज कक्षा 10वीं के भैया बहनों के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास से अध्यापन कार्य करने जा रहा है। इसके पिछले कई एपिसोड में इस विषय पर चर्चा हुई है। भारत में राष्ट्रवाद विषय पर चर्चा हुई है। आपको याद होगा, मैंने बताया था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद किन दो चरणों में उदित हुआ, इनकी क्या क्या परिस्थितियां रही, किन किन कारणों से यह उदित हुआ, और भारत में राष्ट्रवाद कैसे उदित हुआ, कैसे विश्व गुटबंदी का शिकार हुआ, कैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, कैसे गांधी जी के हृदय प्रदेश में आज़ादी प्राप्ति की लालसा जगी, वे अफ्रीका से क्या सीख लिए, उन्हें कैसे लगा कि हमें आज़ाद होना चाहिए, भारत आए, साउथ अफ्रीका से ही, दक्षिण अफ्रीका से ही उन्होंने सत्याग्रह का संकल्प किया। भारत में आकर उन्होंने सत्याग्रह का मंत्र भारतीयों को भी दिया। अफ्रीका में उसका कुछ अलग अर्थ उन्होंने बताया। भारत के बिहार राज्य से उन्होंने चंपारण जिले से इसका श्री गणेश किया। तदनंतर खेड़ा के गुजरात से, यानी गुजरात के खेड़ा से, गुजरात राज्य के खेड़ा जिला से उन्होंने किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जानते हैं। 1917 में खेड़ा आंदोलन हुआ। उसके बाद अहमदाबाद के मिल मजदूरों का भी नेतृत्व किया। तदनंतर भारत में रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जिसका देशव्यापी विरोध उन्होंने किया, कराया। और उसी के दौरान 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला नरसंहार हुआ। फिर उससे दुखी होकर गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित कर दिया, यानी सत्याग्रह के स्थगन की घोषणा कर दी। सत्याग्रह स्थगित हुआ, लेकिन सत्याग्रह के महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह भी कहा जाता है कि सत्याग्रह की सुगंध केवल शहरों तक ही रही। गांधी जी ने यह महसूस भी किया सत्याग्रह के दौरान कि हमें इससे ज्यादा व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चलाना होगा, लेकिन जालियांवाला नरसंहार के कारण उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। तदनंतर खिलाफत आंदोलन हुआ, उसकी भी पृष्ठभूमि की चर्चा विस्तार से हुई है। क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, और विशेष करके खिलाफत आंदोलन के पक्ष में, इस पर भी विस्तार से चर्चा हुई है। और इस क्रम में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन और नागपुर अधिवेशन की चर्चा हुई है। फिर 1922 में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन क्यों, कैसे, उसके प्रारूपों पर चर्चा हुई। क्यों स्थगित हुआ, और मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन जब स्थगित हुआ, वहीं से अब हम आगे आपको ले चल रहे हैं कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने का तात्कालिक कारण क्या था। ये आप जानते हैं कि 1922 में गोरखपुर जिला के चौरी चौरा नामक स्थान पर सत्याग्रहियों ने क्रुद्ध होकर रात में रेल थाना पर आक्रमण किया। कारण भी स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि एक शाम को सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज करने का कार्य किया, जिसके कारण लोग काफी चोटिल हुए, लोगों की भावनाओं को आहत किया गया। और क्रुद्ध भीड़ ने रात में चौरी चौरा नामक थाने पर हमला किया और एक कमरे को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 रेल पुलिसकर्मी सो रहे थे। गांधी जी नाराज होकर इस हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। गांधी जी ने यह निर्णय लिया और असहयोग को स्थगित कर दिया। लेकिन कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग भी था जो गांधी जी के इस बार बार आंदोलन के स्थगन के स्वभाव से नाराज था। गांधी जी बार बार आंदोलन स्थगित क्यों कर देते हैं? क्या बार बार आंदोलन स्थगित करने से देश आजाद हो जाएगा? क्या हमें भिक्षाटन की वृत्ति से आजादी मिल जाएगी? क्या बिना रक्तपात के, बिना आंदोलन के, बिना क्रांति के आजादी मिलेगी क्या? आपको पता है
कि कांग्रेस का वैचारिक विभाजन 1985 में जिस कांग्रेस का गठन हुआ, कुछ ही दिनों के बाद उसका वैचारिक विभाजन हो गया। यानी कांग्रेस में नरम दल और गरम दल जैसे ये दो दल बन गए। नरम पंथियों का मानना यह था कि हम हाथ जोड़कर अंग्रेजों से अपनी आज़ादी मांग लेंगे, आज़ादी की भिक्षा मांग लेंगे। दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी विचारधारा के जो कांग्रेसी नेता थे, उनका ऐसा मानना था। कालांतर में गांधी जी ने भी इस नरम दल का पक्ष लिया। लेकिन इसी कांग्रेस का एक दूसरा दल था जिसे गरम दल के नाम से जानते हैं। यह गरम दल, जिसके उन्नायक थे लाल बाल और पाल, नाम आपने सुना होगा। लाल बाल और पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इनका मानना था कि हमें आज़ादी भीख मांगने से नहीं मिलेगी। विपिन चंद्र पाल का कहना था कि हमारा श्रम कभी सफल श्रम नहीं होगा अगर हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह ट्रैक्टर की आवाज लगाते हैं। इसलिए अगर हमें आज़ादी प्राप्त करनी है तो हमें निरंतर प्रयत्नशील ही नहीं रहना होगा, बल्कि हर कंटका कीड़ मार्ग पर चलने के लिए तैयार रहना होगा। पद की चाहे जितनी बाधाएं आए उन्हें दूर करने के लिए और उसके लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हमें तैयार रहना होगा। तो आगे चलकर क्या हुआ कि जैसे ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की, कांग्रेस के ही भीतर एक दूसरी पार्टी भीतर ही बन गई, जिस पार्टी का नाम आपने सुना होगा, स्वराज पार्टी के नाम से उसको जानते हैं। स्वराज पार्टी का उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी कांग्रेस को तोड़ने के लिए नहीं बनी थी, या वे कांग्रेसी जो कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा से नाराज थे। ये कौन थे? मोतीलाल नेहरू, CR दास जैसे नेता जो कांग्रेस की उदारवादी विचारधारा से सहमत नहीं थे और उनका यह मानना था कि गांधी जी छोटी मोटी घटना को लेकर आंदोलन स्थगित कर देते हैं और फिर 4 वर्षों का समय जो लग जाता है आंदोलन को पुनः प्रारंभ करने में, तो इतने लंबे अंतराल पर हम आंदोलन की आग को सुलगाएंगे तो कभी हमारा श्रम सफल श्रम नहीं होगा, हम देश को आजाद नहीं कर पाएंगे। इसलिए गांधी जी का विरोध तो कोई कर नहीं सकता था। उस समय देश में सबसे लोकप्रिय नेता थे गांधी जी। लेकिन इन्होंने योजना बनाई कि स्वराज पार्टी के माध्यम से हम कांग्रेस के ही भीतर एक ऐसा दल गठित करेंगे जिस दल के माध्यम से हम आजादी की आग को, आंदोलन की आग को सुलगाए रखेंगे, उसे बुझने नहीं देंगे। और फिर गांधी जी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आंदोलन की शुरुआत करेंगे ही। तो उनका आंदोलन जो होगा, उनकी क्रांति जो होगी, जल्दी गति पकड़ लेगी। तो आंदोलन की आग बुझने नहीं पाए, वो आग सुलगती रहे। इसलिए उन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया और वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति में बहुत हद तक सफल भी रहे। लाला हरदयाल इसके कर्णधार थे, संस्थापक थे। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने देखा कि आंदोलन किसी न किसी रूप में आगे बढ़ रहा है। गांधी जी के बढ़ते प्रभाव आंदोलनकारी गतिविधियों से वो नाराज थे और बार बार हमारे राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार करने का काम करते थे। लेकिन परिणाम उल्टा आता था। जैसे ही किसी आंदोलन की सूचना उन्हें मिलती थी, वे शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार करते थे और जैसे ही शीर्ष नेताओं के गिरफ्तार की सूचना देश में फैलती थी, देशव्यापी आंदोलन जो था वो और सुलग जाता था, आंदोलन और तेज हो जाता था, सारी गतिविधियां तेज हो जाती थी। इस प्रकार 1928 में अंग्रेजों ने एक चाल चली और उन्होंने एक कमीशन भारत भेजने का निर्णय लिया, जिस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। मैं आपको बता दूं कि सर जॉन साइमन जो एक अंग्रेज अफसर था, उसके नाम पर इस कमीशन का नाम रखा गया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन भारत
क्यों भेजा गया, जरा इसकी पृष्ठभूमि पर विचार कीजिए। अंग्रेजी सरकार ने इस साइमन कमीशन के माध्यम से भारतीयों को पुनः एक बार झांसा देने का काम किया, ठगने का काम किया, उन्हें दिवालिया बैंक का चेक देने का काम किया। उन्होंने इस कमीशन को क्या कहकर भारत भेजा, जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उनका यह मानना था कि आजादी प्राप्ति के बाद भारत में जो शासन व्यवस्था चलेगी, उस शासन व्यवस्था का रूप क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, कैसे भारतीय अपना शासन चलाएंगे। यानी हमारी संवैधानिक कार्यशैली जो थी, भारत की संवैधानिक कार्यशैली की समीक्षा के लिए यह कमीशन आया। विचार कीजिए, आजादी के बारे में वो नहीं विचार कर रहे हैं। यह देश आजाद हो, भारत को आजादी दे दी जाए, इसकी चिंता नहीं, इसके लिए कमीशन नहीं। देश आजाद होगा तो कैसा संविधान होगा, कैसा शासन का स्वरूप होगा, कैसी प्रणाली होगी, इसकी चिंता। गाछे कटहल उठे तेल वाली कहावत चरितार्थ करने के लिए उन्होंने कमीशन भेजा। क्योंकि एक भी भारतीय सदस्य उसमें नहीं था, इसलिए भारतीय नेताओं को यह समझने में विलंब नहीं हुआ कि यह भी एक छलावा है जिसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं हो, वह कमीशन भारत के हित में नहीं हो सकता। इसलिए गांधी जी ने इसके आने के पहले देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। हम साइमन कमीशन का विरोध करेंगे, और साइमन कमीशन का विरोध उन्होंने करने के लिए संपूर्ण देशवासियों को तैयार किया। जैसे ही यह कमीशन आया, देशव्यापी इसका विरोध हुआ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए, और इसी आंदोलनकारी प्रतिरोधक कार्य में लाला लाजपत राय को गंभीर चोट आई, और लाला लाजपत राय अगले वर्ष वीरगति को प्राप्त हुए। तो इस प्रकार साइमन कमीशन का भारत के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है, इसका आकलन होना चाहिए। अब एक टॉपिक जो असहयोग आंदोलन से है, मैं आपको बता दूं कि असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी ने यह बताया था कि हमें व्यापक जनाधार वाला आंदोलन चलाना है। इसलिए असहयोग आंदोलन को गांवों तक पहुंचाने के लिए, गांवों के लोगों तक जोड़ने के लिए दो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के नायक सामने आए। एक का नाम अलूरी सीताराम राजू, और दूसरे का नाम रामचंद्र, बाबा रामचंद्रन। ये औध के नवाब थे, औध के नवाब नहीं, औध के किसान थे। और अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश में गुडेन की पहाड़ियों के बीच एक आंदोलन चलाने वाला आदिवासी नेता था, जिसका नाम था अलूरी सीताराम राजू, जिसे एक चमत्कारी पुरुष भी माना जाता था, एक चमत्कारी मानव भी माना जाता था। लोगों का विश्वास था कि इसे ढेर सारे खगोलीय ज्ञान है, यह चमत्कारी व्यक्ति है, इसे गोली भी वेध नहीं सकती। उसने विरोध किया, अंग्रेजों का खुलकर विरोध किया, वन नियमों की धज्जी उड़ाई, और पारंपरिक वनाधिकार के समर्थन में उसने आंदोलन किया। ठीक उसी प्रकार अवध में बाबा रामचंद्रन पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर रहे थे। संपूर्ण देश का दौरा करके, औध में खास करके औध का दौरा करके उन्होंने 310 से अधिक औध किसान सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य यह था कि जो लोग भारतीय स्वाधीनता संग्राम में, हमारे समाज के कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, ऐसे लोगों का बाइकाट करना उनका उद्देश्य। तो यह आंदोलन थोड़ा व्यापक हुआ, आगे बढ़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के पहले ये कमीशन, साइमन कमीशन जो आया था, इसमें हमने इसका जोरदार विरोध किया। और इसी बीच एक कड़ी आती है, वह आती है कांग्रेस का वह अधिवेशन जो 1919 में हुआ, यानी कांग्रेस का 1929 यानी लाहौर में 1929 में, यहां मैं लिख रहा हूं 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन।
यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। इसी लाहौर अधिवेशन में तिलक ने इस बात की घोषणा की थी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने यानी स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में। आप जानते हैं 1929 में कांग्रेस के इसी लाहौर अधिवेशन में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का प्रस्ताव पारित किया गया और तब से भारतीयों ने 1947 तक प्रत्येक 26 जनवरी को एज ए इंडिपेंडेंट डे मनाने का निर्णय लिया और 18 वर्षों तक इसे मनाया जाता रहा। यानी 1930 से लेकर 1947 तक भारतीयों ने आज़ादी दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया और यही कारण था कि देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ तो हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने भारतीय इतिहास में 26 जनवरी को अमर करने के लिए इसी दिन अपना नवनिर्मित संविधान लागू किया। इसलिए कि 18 वर्षों तक हमने इस 26 जनवरी को आज़ादी दिवस के रूप में मनाने का कार्य किया, इसलिए इसे भारतीय इतिहास में अमल करने का काम किया गया और अपना नवनिर्मित संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ जो हमारा गणतंत्र दिवस है। इस प्रकार इसका भी एक स्वर्णिम इतिहास है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में शुरू हुआ, 1930 से हम सविनय अवज्ञा आंदोलन जिसे सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट कहते हैं, नमक यात्रा के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आगे के एपिसोड में हम इसकी चर्चा करेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, कैसे प्रारंभ हुआ, नमक यात्रा उसे क्यों कहते हैं, उसका क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया गांधी जी के द्वारा, उसकी रूपरेखा क्या तय की गई, इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। लेकिन अपने अगले एपिसोड में आप तैयार रहें, जो पढ़ाई हो रही है उसे आप तैयार करते रहें, याद करते रहें और फिर अगली कक्षा की प्रतीक्षा करें।